हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइटोपैथोलॉजी के बारे में। ये हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले के दो लेक्चर्स के अंदर हम बात कर चुके हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज़ और येलो वीन मोज़ेक डिजीज़ के बारे में, जो कि दोनों ही वायरल डिजीज़ेज़ हैं, विषाणु जनित रोग हैं। आज के हमारे इस पादप रोग विज्ञान के लेक्चर में हम बात करेंगे तीसरी डिजीज़ के बारे में, जो कि है सिट्रस कैंकर। आज बात करेंगे इस डिजीज़ की अकरेंस यानी उत्पत्ति, डिजीज़ के सिम्टम यानी लक्षण, इसकी पैथोलॉजी और उपचार के बारे में। जो सिट्रस कैंकर है, ये एक जीवाणु जनित रोग है यानी बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं। इसका जो रोग कारक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। ठीक है, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस इसका रोग कारक है। वहीं इसका जो होस्ट है वो है नींबू, जिसका वनस्पतिक नाम है सिट्रस लिमोन। इसके जो सिम्टम्स हैं, रोग के जो लक्षण हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जो डिजीज़ है वो दिखती है किसके रूप में? लेजन या घावों के रूप में, लीफ और स्टेम के ऊपर, यानी पर्ण या जो तने हैं पादप के, सिट्रस के, नींबू के, उनके ऊपर घाव के रूप में ये जो रोग है वो दिखना आरंभ होता है। जो जीवाणु है वो इन घावों में से रिसने लगता है। कब? जब वातावरण के अंदर मुक्त नमी उपस्थित हो, यानी कि जैसे ही जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर फ्री मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, पर्याप्त मात्रा में नमी मौजूद रहती है, तो जो घाव हैं उनमें से जो जीवाणु है वो रिसने लगते हैं। आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग द रेनी वेदर, यानी कि जो बरसात का मौसम है, उस समय जो विंड ब्लोन रेन है, यानी कि कह सकते हैं जो तूफ़ानी बारिश होती है या हवा के साथ जो बारिश होती है, वो जो जीवाणु का इनोकुलम है उसको नए संवेदनशील परपोषियों तक पहुंचा देती है। ठीक है, तो जो रेनी सीज़न है, बरसात का वर्षा ऋतु है, ये उस दौरान जो कह सकते हैं अपन हवा के साथ जो पानी की बौछारें हैं, वो जो जीवाणु है जो घाव में से रिसे हैं, उस इनोकुलम को नए स्वस्थ संवेदनशील पादपों तक पहुंचा देते हैं। जो बैक्टीरिया है, जीवाणु, जो ज़ैंथोमोनास अपन कह रहे हैं, ये नए पादपों को रंध्रों या उन पर उपस्थित किन्हीं घावों के माध्यम से संक्रमित कर सकता है। तो या तो कोई घाव उपस्थित है पौधे के ऊपर, या जो रंध्र हैं, घाव नहीं है तो उनके माध्यम से पादपों को संक्रमित कर सकता है। जो घाव हैं वो सामान्यतः अपने को देखने को मिलता है कि अपन कभी छटाई कर देते हैं या बाढ़ करते हैं, उस टाइम में कुछ पादपों के ऊपर घाव लग जाते हैं, और जिसके वजह से जो पर्ण मध्योतक है वो बाहर की तरफ दिखने लग जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर सीधा संक्रमण देखने को मिल जाता है। तो जो प्रूनिंग के दौरान या हैजिंग के दौरान पर्ण मध्योतक के जो टिश्यू है वो कट जाते हैं, उनसे सीधा संक्रमण देखने को मिल सकता है पादपों में। जो रेन है उसके वजह से पर्णों की सतह के ऊपर जल का जमाव देखने को मिलता है, और
ये जो जल का जमाव हुआ है ये एक जल स्तंभ का निर्माण कर लेता है पादप पर उपस्थित रंध्रों के माध्यम से, और ये प्रेरित करता है किसको? इन्फेक्शन को। ठीक है, इस प्राकृतिक जो ओपनिंग है इसके माध्यम से इन्फेक्शन को यानी संक्रमण को प्रेरित करता है। तो कई बार जब वर्षा होती है तो जो सतह है पर्ण की वहाँ पे जल इकट्ठा हो जाता है और उस जल का एक स्तंभ बन जाता है पादप के आंतरिक ऊतकों तक रंध्रों के माध्यम से, जो कि संक्रमण को प्रेरित करता है। जो डिजीज है इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, इसका पता लगाया जा सकता है जो खांचे हैं पादप के अंदर उनमें, उनसे, या जो फ्रूट है, फल हैं, उनके ऊपर उपस्थित लेशन के द्वारा। यानी जो खांच हैं या जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनके ऊपर उपस्थित जो घाव होते हैं उनके माध्यम से इनका पता लगाया जा सकता है। जो बैक्टीरिया है उसको उसकी रोग कारकता के लिए टेस्ट किया जा सकता है। कैसे? इनको इनोकुलेट करके इनको मल्टीपल जो विभिन्न सिट्रस स्पीसीज हैं, विभिन्न जो नींबू की प्रजातियां हैं, उनके ऊपर इनोकुलेट करके उनके ऊपर डाल के अपन इसकी रोग कारकता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कुछ सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पैथोलॉजी के बारे में। डिजीज की पैथोलॉजी क्या है? तो जो प्लांट है, जैसे कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं सिम्टम्स में, जो प्लांट इन्फेक्टेड रहते हैं सिट्रस कैंकर के साथ में, उनके ऊपर चारित्रिक घाव उपस्थित रहते हैं उनकी पर्णों पर, स्तंभ पर और फलों पर। जो कि कैसे होते हैं, ये घाव कैसे होते हैं? ये रेज्ड होते हैं, उभरे हुए होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, जलीय होते हैं, मतलब जलीय उपांत होते हैं इनके चारों तरफ, और सामान्यतः ये एक पीले प्रभामंडल के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो लेजन है, घाव है, उसके चारों तरफ एक पीला प्रभामंडल, येलो हेलो जोन आपको देखने को मिलता है। जो बैक्टीरिया या जीवाणु है वो अपना गुणन करते हैं इन घावों के अंदर, जो कि उपस्थित रहते हैं पर्ण, स्तंभ और फ्रूट पे। यानी कि जो पर्ण, स्तंभ और फल के ऊपर जो घाव उपस्थित है, लेशंस उपस्थित हैं, उनके अंदर जो बैक्टीरिया है वो अपना, जीवाणु है वो अपना गुणन करते हैं। जो घाव हैं, जैसा अपन ने बात की थी कि इनसे बैक्टीरियल सेल्स का या जीवाणु कोशिकाओं का रिसाव होता है। जब ये डिस्पर्स्ड होते हैं यानी कि फैलाए जाते हैं, किससे? जो आपके तूफानी बारिश होती है उसके द्वारा, तो ये दूसरे जो स्वस्थ पादप हैं दूसरे क्षेत्रों में, वहाँ तक ये पहुँच सकते हैं, वहाँ तक ये फैल सकते हैं। जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, इसको फैलाया जा सकता है बाय द हरिकेन्स, यानी कि जो तूफान है उनके द्वारा भी जो आपके इन्फेक्शन है उसको फैलाया जा सकता है। अंधड़ या तूफान जो होते हैं उनके द्वारा भी जो डिजीज है, रोग है, वो फैल सकता है बाय द कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स, यानी कि जो संक्रमित औजार हैं जो कि आपके काम लिए जाते हैं। जो पेड़ है उसको लगाते समय या पेड़ को अपन कह सकते हैं कि उसकी सफाई करते समय जो इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं, उनके द्वारा भी यह रोग फैलता है। या जो इन्फेक्टेड प्लांट है, या अभी जो प्रत्यक्ष रूप से आपको हेल्दी प्लांट दिख रहे हैं परंतु वो इन्फेक्टेड हैं, उन प्लांट्स के स्थानांतरण के द्वारा भी इस रोग का डिस्पर्जन या फैलाव होता है। ड्यू टू द लेटेंसी ऑफ द डिजीज, जो डिजीज की प्रसुप्ति अवस्था है यानी कि जो लेटेंसी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से जो प्लांट अपने को अभी प्रत्यक्ष रूप से अपेरेंटली बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहा है, स्वस्थ लग रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर
इन्फेक्शन मौजूद हो, तो इस प्रसुप्ति अवस्था के वजह से, इस लेटेंसी पीरियड की वजह से जो प्लांट है वो लगता तो हेल्दी है, पर एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है, संक्रमण हो चुका होता है। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया कैन एंटर थ्रू ए प्लांट स्टोमेटा और थ्रू द वुड्स। जो पादप के अंदर जीवाणु का प्रवेश है वो, जैसा कि अपन ने पहले भी बात की थी, या तो रंध्रों के माध्यम से होगा, या कोई घाव अगर उपस्थित है पर्णों या दूसरे हरे भागों के ऊपर, उनसे इसका प्रवेश होगा पादप के अंदर। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो तरुण पर्ण होती है वो ज़्यादा संवेदनशील होती है इस रोग के प्रति। साथ ही साथ जो पादप को नुकसान पहुंचाया जाता है बाय द सिट्रस लीफ माइनर लार्वा, जिसे अपन कहते हैं फिलोक्निस्टिस सिट्रेला, है ना, उसके द्वारा भी जो इन्फेक्शन है वो पादप के अंदर पहुंच सकता है। ठीक है। अगर बात करें जो कंट्रोल्ड, अपन कह सकते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर अगर अपन बात करें, तो जो लक्षण है वो उत्पन्न होने में समय लगाते हैं 14 दिनों का या 14 डेज का। जब उसको रोग कारक को उसके ऊपर इनोकुलेट किया जाता है, उसके ऊपर डाला जाता है, उसके 14 दिन बाद जो रोग है वो उत्पन्न होता है। तो इसकी लेटेंसी पीरियड लेबोरेटरी के अंदर अगर बात करें, प्रसुप्ति अवस्था, वो है 14 डेज की। और जो फील्ड है उसके अंदर द टाइम फॉर द सिम्टम टू अपीयर मे बी ऑन द ऑर्डर ऑफ सेवरल मंथ। यानी कि फील्ड के अंदर यदि बात की जाए तो जो इनोकुलेशन है और जो डिजीज के सिम्टम अपीयर होने का टाइम है उसके अंदर कई महीनों का अंतर हो सकता है। यानी कि यहाँ पे जो प्रसूति अवस्था है वो कई महीनों की हो सकती है। ठीक है। जो कम तापमान है वह जो प्रसुप्ति अवस्था है उसको बढ़ाते हैं, यानी कि सर्दी की ऋतु के अंदर जो लेटेंसी पीरियड होगा वो बढ़ जाएगा। जो सिट्रस कैंकर का बैक्टीरिया है वो वायबल रह सकता है, जीवित रह सकता है पुराने घावों में और दूसरी पादप की सतहों पर कई महीनों तक, यानी कई महीनों तक जो पुराने घाव हैं या जो पादप की सतह है उसके ऊपर ये जीवित रह सकता है। बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो जो पहला ट्रीटमेंट है इसका वो है क्वारंटीन मेजर्स को अपनाना। यानी कि जितने भी आपके क्वारंटीन उपाय हैं उनको अपना करके इसको अलग या इसको कम किया जा सकता है उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे ये आपके रोग है वो एंडेमिक नहीं हो, या वहाँ पे कह सकते हैं कि उस रोग को और हैज़ बीन obliterated to prevent the introduction of Xanthomonas axonopodis। यानी कि उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे सिट्रस कैंकर एंडेमिक नहीं है, ठीक है, वहाँ पे अपन कह सकते हैं स्थानीय नहीं है वहाँ का, या वहाँ पे ख़त्म हो चुका है या नहीं है वहाँ पे, उन जगहों पर अपन जो क्वारंटीन उपाय हैं उनका प्रयोग करते हुए जो Xanthomonas axonopodis है उसका वहाँ आना रोक सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें जहाँ पे सिट्रस कैंकर आउटब्रेक हो चुका है, यानी कि जहाँ पे वायरस का आउटब्रेक हो चुका है, जहाँ बैक्टीरिया मतलब सिट्रस कैंकर Xanthomonas axonopodis से हो रहा है, ये जीवाणु है। तो जहाँ पे आपके जीवाणु का आउटब्रेक हो चुका है, डिजीज का आउटब्रेक हो चुका है, वहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को काम में लेना चाहिए।
आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे अपन कहते हैं एकीकृत कीट प्रबंधन, तो इसके अंदर क्या देखा जाता है कि कुछ ऐसे मेजर्स यानी ऐसे कुछ उपाय काम में लिए जाते हैं जिससे एक तरफ तो इस डिजीज को कम किया जा सके, इसके प्रभाव को कम किया जा सके, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करने से, ज़्यादा आपके प्रतिरक्षी यूज़ करने से जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है उसको भी रोका जा सके। तो दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। तो जहाँ पे भी ये जीवाणु जनित रोग हो चुका है वहाँ पे अपने को इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत कीट प्रबंधन को अपनाना चाहिए, जिससे एक तरफ तो इसको प्रबंधित किया जा सके, रोका जा सके, साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है या जो आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं हो। The significant feature of this management program is the transposition of susceptible, यानी कि जो मेन इसका फीचर है, मुख्य जो फीचर है आईपीएम का, उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो संवेदनशील सिट्रस प्लांट हैं, जो संवेदनशील नींबू के पादप हैं, उनको जो प्रतिरोधी सिट्रस कल्टीवर्स हैं उनसे प्रतिस्थापित कर देना है फील्ड के अंदर। तो ये बात हुई आज सिट्रस कैंकर के बारे में। धन्यवाद।